हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आरबी ट्यूशन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम टॉप के मोस्ट इम्पोर्टेंट 75 एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हो, ये क्लास नंबर 3 होने वाली है। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस दे दी हैं। अगर आपने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर या फिर चैनल पर जाकर आप प्लेलिस्ट ओपन करेंगे तो वहां पर आपको वीडियोस मिल जाएंगी। वहां से जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि वहां से आपको क्वेश्चंस आपके एग्जाम में मिलने वाला है। ये जो मैंने आपको 3 क्लासेस दी हैं, मोस्ट पावरफुल क्लासेस हैं। अगर जिस स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं पढ़ा है ना और ये 3 क्लासेस देख लेता है तो डेफिनेटली पास तो बहुत बड़े आराम से हो जाएगा। ये मैं 100% कह सकता हूँ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, निमी के द्वारा 3 सेट पेपर जारी किए गए थे और तीनों सेट पेपर पे मैंने आपको 3 वीडियो प्रोवाइड की हैं। 2 कर दी और आज ये लास्ट वीडियो है ना। तो बात करें इस सेट पेपर में, मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, डब्ल्यूसीएस के, है ना, ईडी के और ईएस के और ट्रेड थ्योरी के, इन सभी के क्वेश्चंस को मैं आपको आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ, जो कि बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है ना। आप इस क्लास को जरूर एंड तक देखिएगा। एंड मैंने आपको कंप्लीट जो थ्योरी वाली क्लासेस है वो मैंने अलग एक तरफ प्रोवाइड कर दी है। एंड ये हमारा फास्ट ट्रैक रिवीजन है, जिसमें मैं आपको फास्टली क्वेश्चंस के आंसर बताते हुए चलूंगा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो देखिए, पहला नंबर क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, ओम के नियम से संबंधित कौन सी राशियां हैं। यानी जो ओम का नियम है उससे कौन सी विद्युत राशियां संबंधित हैं, ये हमें बताना है। और आप जानते हो भैया, ओम का नियम क्या है ना। V बराबर क्या होता है, आई आर होता है। क्या होता है, V बराबर आई इंटू आर, है ना। वोल्टेज, यहाँ पर V का मतलब क्या है, वोल्टेज। I का मतलब क्या है, करंट। R का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर देखते हैं, कहाँ पर देखिए, धारा, प्रतिरोध, शक्ति। शक्ति तो होता ही नहीं है ना, तो ये तो नहीं होगा। धारा होता है, वोल्टेज होता है, प्रतिरोध नहीं होता है, तो ये भी नहीं होगा। धारा होता है, वोल्टेज होता है, प्रतिरोध होता है, बिल्कुल। यहाँ पर प्रतिरोधकता था, है ना, इसलिए ये नहीं हुआ। आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जो भी ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसी तरह से आपको आंसर लगाना है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, प्रतिरोधकता की एसआई यूनिट आपसे पूछी है ना। जो प्रतिरोधकता है, रजिस्टिविटी है। रजिस्टिविटी की आपसे क्या पूछी है, एसआई यूनिट पूछी है। और मैंने आपको बता रखा है क्या होती है, ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। और हमें ओम मीटर ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी को फोड़ देंगे एकदम। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज सर्किट का उपयोग। जो हमारा सीरीज सर्किट होता है ना, आप जानते हो 2 तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज और पैरेलल। पैरेलल में क्या होता है, हमारे घरों में नॉर्मल जो है कनेक्शंस होते हैं ना, हमारे घर में जो लाइटिंग वगैरह होती है वो किस में होती है, पैरेलल में होती है। तो घर का जो ऑप्शन है ये तो वैसे ही कट हो जाएगा, है ना। वोल्ट मीटर का कनेक्शन आप कैसे करते हो भाई, वो भी पैरेलल पैरेलल में होता है, ये भी सीरीज में नहीं होता, है ना। और एमीटर में शंट, ये भी आपका पैरेलल में होता है। लेकिन जो आपका वोल्ट मीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है ना, ये आपका सीरीज में होता है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आप समझते हो इस आंसर को। और ये मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में करा रखा है ना, कोई ज्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया, ये आपके पास एक सर्किट दे दिया है ना, चित्र दे रखा है। कह रहा है इस सर्किट में क्या हो अगर मैं ए और बी को शॉर्ट कर दूं। जैसे यहाँ पर मेरे पास ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है। मैंने क्या किया, इन दोनों को शॉर्ट कर दिया, है ना। शॉर्ट का मतलब ये है लड़ा दिए दोनों वायर को। तो क्या होगा, तो आप जानते हो भाई, यहाँ पर हमारे जो ये रेजिस्टेंस लगे पड़े हैं, है ना, इनका कोई रोल नहीं रहेगा। क्योंकि जो हमारा करंट होता है ना, जो हमारा आई होता है करंट, वो कहाँ से जाना पसंद करेगा, वो जहां से कम उसे रेजिस्टेंस मिलेगा वहां से जाना वो पसंद करता है ना। तो आप खुद ही सोचिए, यहाँ पर कहीं ना कुछ प्रतिरोध है। लेकिन यहाँ से मैंने अगर इसे शॉर्ट कर दिया तो यहाँ से जाना पसंद करेगा करंट, है ना। तो यानी कि ये सर्किट में जो रेजिस्टेंस है उनका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। यानी जो हमारा सर्किट है उसमें क्या, जीरो प्रतिरोध हो जाएगा, है ना। प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो सर्किट में प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। जो भी ऑप्शन नंबर ए का राइट आंसर लगा रहे हैं, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक खुले सर्किट का प्रतिरोध मान क्या है ना, ये आपको बताना है। एक खुले सर्किट के प्रतिरोध का मान क्या होता है, ये आपको बताना है। भाई जाहिर सी बात है, ये मेरे पास मान लीजिए सर्किट है ना, ये एसी से मैंने कनेक्ट कर रखा है ना। ये मेरे पास सर्किट है ना। अभी क्या है, ये बंद है पूरी तरह से, है ना। लेकिन मैंने क्या किया, इसे खोल दिया। खोलने का मतलब क्या है, इस तरह से, है ना। खोलने का मतलब ये है कि सर्किट खुला होना मतलब ओपन होना, यानी ये वायर इससे कनेक्ट नहीं है ना। तो आप क्या कहेंगे, इसमें धारा नहीं बहेगी। आई का मान कितना हो गया, जीरो हो गया, है ना। आई का मान जीरो हो गया। और मैंने आपको बताया था अगर आई जीरो है
तो आर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। एक दूसरे का अपोजिट होते हैं, आई जीरो होगा तो आर इनफाइनाइट, आर जीरो होगा तो आई इनफाइनाइट, है ना, मैंने बताया था ना। तो यहाँ पर मैं बात करूं ओपन सर्किट की, तो ओपन सर्किट में आई जीरो है इसलिए आर इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इनफाइनाइट ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध का मान कैसा हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमसे कह रहा है कि यदि आपूर्ति, है ना, यदि आपूर्ति के साथ जुड़ा हो तो कौन अवरोध, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार हमारे पास रेजिस्टेंस दे रखे हैं, है ना, 50 ओम, 220 ओम, 450 ओम और 560 ओम के मान वाले हैं और समांतर क्रम में लगे हुए हैं, है ना। कह रहा है कि सबसे कम जो धारा होगी वो किस में प्रवाहित होगी। भाई मैंने आपको अभी अभी बताया, रेजिस्टेंस जितना कम, है ना, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा, है ना, उसमें जो है करंट उतना ही कम बहेगा, जाहिर सी बात है ना। रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही कम उसमें करंट बहेगा। तो यहाँ पर बात करें, देखिए चार रेजिस्टेंस है, चारों में से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस किसका है, सबसे ज्यादा मान किसका है, तो आप कहेंगे 560, है ना। 560 क्या है, सबसे बड़ा रेजिस्टेंस है, तो इसमें जो है धारा सबसे ज्यादा कम बहेगी, है ना, सबसे कम बहेगी। तो यहाँ पर हमसे सबसे कम पूछी थी ना, तो वो 560 वाले ओम जो प्रतिरोध हमें दे रखा है 560 ओम का, इसमें सबसे कम धारा प्रवाहित होगी, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि धारिता की इकाई क्या होती है। जो धारिता है, कैपेसिटेंस है, इसकी जो यूनिट है वो क्या होगी, है ना, इकाई क्या होगी, मोह तो होगी नहीं, है ना। तो होगी क्या, अभी बताते हैं आपको, ऑप्शंस आपको दिखाते हैं, देखिए ऑप्शंस आपके सामने है। तो मैंने आपको बताया जो धारिता है उसे हम फैरेड में मापते हैं ना, फैरेड, इसका यूनिट क्या होता है, फैरेड होता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि विद्युत चुंबक की ध्रुवता को कैसे प्रभावित किया जाता है। जो विद्युत चुंबक होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट की बात हो रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो ध्रुवता है उसे हम कैसे प्रभावित कर सकते हैं, यानी उसकी पोल की बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जिसे मैंने एसी करंट दिया, तो ये वर्क कर रहा है ना। एन पोल यहाँ पर है, एस पोल यहाँ पर है। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पर एस पोल आ जाए, यहाँ पर एन पोल आ जाए, है ना। तो मैं क्या करूंगा, इसके कनेक्शंस को पलट दूंगा। मान लीजिए एसी से नहीं होकर डीसी से होती है ना, डीसी से होती तो क्या करता, मैं प्लस माइनस के चिन्ह को बदल देता, तो यहाँ पर एनएस बदल जाती। यानी ये क्या कर रहा है, धारा की दिशा को बदलने से ऐसा हो रहा है ना। तो जो विद्युत चुंबक होता है ना, इसकी ध्रुवता को अगर आपको प्रभावित करना है, बदलना है, तो आप धारा की दिशा बदल दीजिए, ऑटोमेटिक बदल जाएगा। क्लियर है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है परमियंस की इकाई क्या होती है। जो परमियंस होता है इसकी इकाई क्या होती है, तो भाई नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था क्या होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स। क्या होती है, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि जो सोलेनॉइड है ना, सोलेनॉइड कॉइल में चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है हम ज्ञात करने के लिए कौन से नियम को लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया था जो दाहिने हाथ की हथेली का नियम है ना, उसका इस्तेमाल करते हैं सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, देखिए एक बेलनाकार एक नली होगी, है ना, उस पे क्या होगा, इस तरह से कॉइल लपेटी गई होगी, है ना, उसे हम क्या कहते हैं, सोलेनॉइड कहते हैं। तो सोलेनॉइड में अगर हमें चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करनी है, तो उसके लिए हमें दाहिने हाथ का हथेली का नियम लगाना है, यानी राइट हैंड पाम रूल लगाना पड़ेगा। यानी ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि मुझे नहीं लगता यहाँ पर किसी को दिक्कत होगी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भी चित्र में दर्शाया गया बीएच वक्र में एक्स से चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो चलिए सबसे पहले हम आपको चित्र दिखाते हैं, किस चित्र की बात कर रहे हैं ना। देखिए ये हमारे पास एक चित्र है, कह रहा है कि इसमें जो एक्स से चिन्हित भाग है, जैसे ये, है ना, इस वाले की बात कर रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं। तो आप जानते होंगे भाई, इसे हम क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, कोएर्सिविटी कहते हैं। तो आप देख कर ही बता रहे होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, कोएर्सिविटी। क्लियर है, निग्राहिता इसे हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया जो रिलेक्टेंस होता है ना, इसकी इकाई क्या होती है, रिलेक्टेंस की। मैंने आपको अभी अभी परमियंस की बताई थी ना, तो ध्यान देंगे, परमियंस, है ना, जो परमियंस है वो रिलेक्टेंस का जस्ट अपोजिट होता है ना, उल्टा होता है, विपरीत होता है। तो यानी जो आपका परमियंस का इकाई थी, जो परमियंस की मैंने आपको बताई थी ना, वेबर पर एम्पियर टर्न्स, तो वो उल्टा हो जाएगा, यानी एम्पियर टर्न्स पर वेबर हो जाएगा। क्लियर है, तो एम्पियर टर्न्स पर वेबर, यहाँ पर कहाँ पर है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। उसकी क्या थी, उसकी थी वेबर पर एम्पियर टर्न्स, और रिलेक्टेंस की क्या है, एम्पियर टर्न्स पर वेबर। क्लियर, ऑप्शन नंबर सी मेरा राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है
कौन यह परिभाषित करता है कि जो फ्लक्स घनत्व है वो सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है? ऐसा कौन कहता है? ऐसा कौन सा नियम कहता है? तो भैया हिस्टेरेसिस, है ना, हिस्टेरेसिस ऐसा कहता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। हिस्टेरेसिस कहता है कि ये परिभाषित करता है कि जो विद्युत फ्लक्स होता है वो सदैव चुंबकीय बल से पीछे रहता है ना, ये हमारा हिस्टेरेसिस कहता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि भैया फ्लक्स घनत्व की एसआई मात्रक बताना है। जो एसआई मात्रक फ्लक्स घनत्व का एसआई मात्रक मैंने आपको बता रखा है क्या होता है। देखिए, फ्लक्स घनत्व की बात कर रहे हैं ना, तो टेस्ला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेस्ला। फ्लक्स घनत्व का जो एसआई मात्रक है वो क्या हो जाएगा? टेस्ला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि कौन सा कारक विद्युत पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है ना। तो मैंने आपको बताया था जो परमेबिलिटी होती है ना, परमेबिलिटी ऑफ अ मटेरियल, तो मैंने आपको बताया जो फ्लक्स घनत्व जो होता है ना, ये जो है बदलता है ना। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जो फ्लक्स घनत्व होता है ना, किसी भी पदार्थ की पारगम्यता को बदलता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि यदि घुमावों के बीच की दूरी बढ़ा दी जाए तो प्रेरकत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। अगर मैं, देखिए घुमावों की बात कौन सी कर रहा है यहाँ पर, इस तरह से, है ना। मान लीजिए एक मेरे पास कॉइल ये है ना, और एक मेरे पास कॉइल ये है। तो आप खुद ही बताइए, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स भी ज्यादा है और घुमावों के बीच की दूरी भी कम है ना, तो इसकी जो है प्रेरक कैसा होगा? ज्यादा होगा भाई, जाहिर सी बात है। अब यहाँ पर बात करें, ये हमारे पास दूसरी कॉइल है, इसमें आप देखेंगे ना, तो नंबर ऑफ टर्न्स भी कम है ना, नंबर ऑफ टर्न्स भी कम है। और बात करें दूरी की, तो देखिए बीच की दूरी भी बहुत ज्यादा है ना, यानी दूरी बढ़ा दी। और अगर हम प्रेरकत्व के बीच की दूरी यानी घुमावों के बीच की दूरी को बढ़ाते हैं तो प्रेरकत्व क्या हो जाता है? ये घट जाता है। ध्यान देंगे, घट जाता है। आप इसे फॉर्मूले से भी समझ सकते हो एंड मैंने जिस तरह से समझाया वैसे भी समझ सकते हो, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप घुमावों के बीच की दूरी बढ़ाएंगे तो प्रेरकत्व क्या हो जाएगा भैया? घट जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है सीरीज सर्किट का अनुप्रयोग कौन सा है। जो सीरीज सर्किट होता है ना, उसका अनुप्रयोग हमें बताना है। और ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है जैसा कि अभी मैंने आपको बताया था, है ना। देखिए, वोल्ट मीटर का कनेक्शन हम कभी भी सीरीज में नहीं करते, पैरेलल में होता है। घर की लैंप भी हम पैरेलल में करते हैं, है ना। लेकिन जो सर्किट में फ्यूज है ना, ये हम सीरीज में करते हैं। आपने देखा होगा, ये मेरे पास फेज है, ये मेरे पास न्यूट्रल है। न्यूट्रल में हम फ्यूज कभी नहीं लगाते, हम लगाते हैं फेज में फ्यूज लगाते हैं और इस तरह से ले जाते हैं। तो ये मैंने किस में लगाया? फ्यूज श्रेणी क्रम में लगाया है ना, सीरीज में। अब मैं फ्यूज को फेज पर ही क्यों लगाता हूँ, ये भी आपको डाउट आया होगा। देखिए, जो करंट होता है ना, वो फेज से जाता है और न्यूट्रल से वापस आता है ना। न्यूट्रल से वापस आता है तो भाई जहां से जा रहा है वहीं पर हमें लगाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी करंट ज्यादा आएगा तो हमारा फ्यूज उड़ जाएगा और हमारे आगे जितने भी इक्विपमेंट लगे हुए हैं इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाले, वो हमारे बच जाएंगे, है ना। अब मान लीजिए भैया कोई ज्यादा बड़े वैज्ञानिक थे, है ना, और उन्होंने क्या किया भैया? फेज पर नहीं लगाया, न्यूट्रल पर लगाया, है ना। उन्होंने क्या किया? न्यूट्रल पर इस तरह से फ्यूज लगा दिया, है ना। अब देखिए भाई, यहाँ से करंट गया, है ना, गया। अब वहां पर जितने भी आपके इक्विपमेंट है उसमें भी करंट जाएगा। और मान लीजिए लाइट तेज आ गई, आपके इक्विपमेंट तो सारे के सारे बेकार हो जाएंगे, है ना, फॉल्ट हो जाएंगे, है ना, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर वापस आएगा तो ये आगे नहीं जा पाएगा, तो यहाँ पर फायदा ही क्या हुआ? तो इसलिए हम जो है पेज पर फ्यूज लगाते हैं, न्यूट्रल पर नहीं लगाते। क्लियर है? हालांकि ये जो है अलग मैंने कुछ समझा दिया। बाकी क्वेश्चन में हमें ये बता रहा था कि सीरीज सर्किट का उपयोग, तो फ्यूज को हम हमेशा सीरीज में लगाते हैं, पैरेलल में तो नहीं लगाएंगे। अब अगर पैरेलल में लगाएंगे तो क्या होगा? फॉल्ट हो जाएगा, है ना। सीरीज में आप फ्यूज को लगाते हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है ना, इनसे कह रहा है किसी चालक के प्रतिरोध के व्युत्क्रमाणु क्या होता है ना, व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है। कंडक्टर की बात कर रहे हैं। जो हमारा किसी चालक है ना, प्रतिरोध रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है ना। रेजिस्टेंस का व्युत्क्रमानुपाती मैंने आपको बताया था, आर बराबर रो एल अपॉन ए। ये हमारा एक फॉर्मूला होता है ना, आर बराबर रो एल अपॉन ए, है ना। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा जो ए है ना, जिसे हम अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कहते हैं, ये आर का क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है। यानी आर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ये मतलब जो एरिया है वो घटेगा। यानी अगर मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल घटा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ेगा। अगर मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस क्या होगा? घटेगा। यानी ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है, उल्टे हैं, है ना। तो यानी यहीं पे हमसे बोल रहा था कि प्रतिरोध का व्युत्क्रमानुपाती क्या होता है, तो हमारा जो है क्या होता है? ए होता है। ए को हम क्या कहते हैं? अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, है ना। तो ये तो अपने होंगे नहीं ऑप्शन, है ना, और ऑप्शन आपको दिखा देते हैं।
तो देखिए यहाँ पर हमसे कह रहा है क्रॉस सेक्शन का क्षेत्रफल, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर डी, जो कि मैंने आपको बताया था। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ है। अनुचुंबकीय, देखिए यहाँ पर आपको समझना है तीन तरह के होते हैं, एक फेरोमैग्नेटिक है ना, पैरा, और एक डाया। ये मैंने आपको तीन बताए थे। तो देखिए फेरोमैग्नेटिक में क्या आएंगे, जो विद्युत चुंबक से चिपक जाएंगे, है ना, जो चुंबक से चिपक जाए फेरोमैग्नेटिक कहलाते हैं। जो चुंबक से कम कम चिपकते हैं, है ना, थोड़े बहुत चिपकेंगे थोड़े बहुत नहीं चिपकेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक कहते हैं। डायमैग्नेटिक किसे कहते हैं, जो बिल्कुल न चिपके, है ना, जो चुंबक से बिल्कुल न चिपके वो डायमैग्नेटिक के अंतर्गत आएगा। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, तो देखिए जो कम कम चिपकता है ना, जो कम कम चिपकता है, मैंने आपको बता रखा है जो कम कम चिपकता है वो कॉपर है, यानी कॉपर में थोड़े बहुत चुंबकीय गुण होते हैं, है ना, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जो कॉपर है ना, ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है एयर कैपेसिटर का उपयोग कहाँ होता है। जो एयर कैपेसिटर है ना, उसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करते हैं, वीएफआई यूनिट में नहीं करते हैं ना, ऑसिलेटर में नहीं करते, लाउड स्पीकर में नहीं करते, हम इसका इस्तेमाल रेडियो रिसीवर में करते हैं, है ना, रेडियो रिसीवर में इसका इस्तेमाल होता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है पृथ्वी चुंबकीय पदार्थ, यानी अब हमसे पूछ लिए डायामैग्नेटिक, है ना। डायामैग्नेटिक सब्सटेंस कौन सा होता है, मैंने आपको बताया, जो चुंबक से बिल्कुल ना चिपके वो हमारा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता है ना। तो चुंबक से क्या नहीं चिपकता है, जैसे लकड़ी हो गया, है ना, लकड़ी, जल हो गया, तो ये आपसे क्या है, ये चुंबक से नहीं चिपकता है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ सोचने समझने वाली बात नहीं थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कौन सी विद्युत राशियां भंवर धारा की सीधे समानुपाती होती है। तो ध्यान रखिएगा, जो भंवर धारा है ना, जिसे हम वीई से दर्शाते हैं, तो ये जो है फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है ना। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी, जो कि फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में चुंबक का कौन सा गुण दर्शाया गया है ना। ये एक चुंबक है ना, जो कि रस्सी से बांधकर लटका दी गई है स्वतंत्रता पूर्वक, और ये कौन सा गुण है इसका, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, यानी निर्देशात्मक गुण है, बिल्कुल। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले के टाइम में क्या हुआ करता था, दिशाओं का ज्ञान नहीं हुआ करता था, तो उस टाइम पर हम क्या करते थे, चुंबक को लटका करके स्वतंत्रता पूर्वक, फिर हमें पता लग जाता था कि नॉर्थ पोल कहाँ पर है, साउथ पोल कहाँ पर है, इस तरह से हम अंदाजा लगा करते थे, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि क्या है, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी है, निर्देशात्मक गुण है, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कौन सा अर्धचुंबकीय है। अब देखिए पैरामैग्नेटिक पूछ लिया, है ना, पैरा मैग्नेटिक सब्सटेंस आपसे पूछ लिया। फेरा, पैरा, डाया। फेरा कौन से होते हैं, जो चुंबक से चिपक जाते हैं। पैरा कौन से होते हैं, जो चुंबक से कम कम चिपकते हैं, ज्यादा नहीं चिपकते, है ना। और डायमैग्नेटिक क्या होते हैं, बिल्कुल ना चिपके, है ना, चुंबक से बिल्कुल ना चिपके, वो हमारे डायमैग्नेटिक होते हैं। देखिए पैरामैग्नेटिक में क्या होता है, जो कम कम चिपके। अब यहाँ पर देखिए हमारा राइट आंसर वायु है, यानी एयर, है ना, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। अब आप कहेंगे भाई वायु कैसे ही चिपक सकती है चुंबक से। तो भाई आप जानते हो जो वायु है ना, उसमें पार्टिकल्स होते हैं, काफी सारे पार्टिकल्स होते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, उसमें कुछ ना कुछ पार्टिकल्स होंगे जो चुंबक से चिपकेंगे, है ना। तो इसलिए जो हमारी चुंबक है ना, इसको किसके अंदर रखा गया है, इसको पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के अंतर्गत रखा गया है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में कब धारा प्रवाहित होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन को समझने वाली बात ये है ना, ये क्वेश्चंस को मैं जूम कर लेता हूँ थोड़ा, देखिए इसमें क्या बोला है, हिंदी में बोल रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होती है, एंड इंग्लिश में आप पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पर उल्टा पूछ रहा है ना, व्हेन इज नो करंट फ्लो, है ना, नो करंट विल फ्लो थ्रू द गैल्वेनोमीटर इन द व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी ऊपर वाले क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में कब धारा प्रवाहित नहीं होती है, और हिंदी में कह रहा है भैया व्हीट स्टोन ब्रिज में गैल्वेनोमीटर में धारा प्रवाहित होती है। तो यानी ये क्वेश्चन क्या है, मिस प्रिंट है ना। देखिए एग्जाम में ये होता नहीं है, अगर आपके एग्जाम में हो जाए, इनकेस ऐसा क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो आपको करना क्या है, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी देनी है। ध्यान से सुनिएगा, इंग्लिश वाले को प्रायोरिटी देनी है, यानी इंग्लिश वाले को सही मानना है। क्योंकि देखिए अगर हम नीचे वाले को मान रहे हैं तो कुछ और ऑप्शन जाएगा, ऊपर वाले को मान रहे हैं तो कुछ और ऑप्शन जाएगा। जैसा कि आप जानते हो व्हीट स्टोन ब्रिज अगर संतुलित अवस्था में है तब गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होती, है ना, जैसा कि आप जानते हो। एंड अगर हमारा जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो अनबैलेंस्ड है ना, अनबैलेंस्ड है, तो उसमें से क्या होगा, करंट फ्लो करेगा।
है ना। तो ये बात आप जानते हो, यानी दोनों में हमारा ऑप्शन गलत, अलग अलग आंसर आएगा। जैसे अगर बात करें नीचे वाले की, तो देखिए व्हीट स्टोन ब्रिज में कब धारा प्रवाहित होती है गैल्वेनोमीटर, तो मैंने आपको बताया था जब असंतुलित स्थिति में हो, तब तो हमारा ये आंसर आंसर चला जाएगा। लेकिन अगर इंग्लिश वाले की माने तो देखिए ये हमसे कह रहा है कि कब जो है गैल्वेनोमीटर में धारा नहीं बहेगी, तो वो संतुलित अवस्था में नहीं बहेगी, तब हमारा ये सही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैंने आपको बता दिया, आपको इंग्लिश वाला मानना है ना, इंग्लिश वाला मानना है। तो इंग्लिश वाला आप मानेंगे तो आप जो है राइट आंसर क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर ए, जो कि कह रहा है कब करंट फ्लो नहीं करेगा, है ना, गैल्वेनोमीटर में से कब करंट फ्लो नहीं करेगा। और कब नहीं फ्लो करता है भैया, संतुलित बैलेंस कंडीशन में करंट फ्लो नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है कि भैया व्हीट स्टोन ब्रिज में संतुलित स्थिति में गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या है ना। अगर हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज संतुलित अवस्था में है तो उसके गैल्वेनोमीटर की रीडिंग क्या होगी भाई, जाहिर सी बात है, अगर बैलेंस कंडीशन में है तो गैल्वेनोमीटर में कोई धारा प्रवाहित नहीं होगी, यानी कि क्या होगी, रीडिंग रीडिंग शून्य होगी, जीरो होगी, है ना। तो देखिए नल डिफ्लेक्शन, है ना, यानी शून्य विक्षेपण, बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाए। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कंडक्टर का व्यास दोगुना होने पर प्रतिरोध का मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर मैं किसी कंडक्टर का, है ना, मान लीजिए ये मेरे पास कंडक्टर है, मैं इस कंडक्टर का व्यास को दोगुना कर दूं, है ना, ये जो है दोगुना मोटा कर दूं, इसे मैं व्यास इसका दोगुना कर दूं, तो जो रेजिस्टेंस होगा उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, है ना। तो रेजिस्टेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा आप जानते हो। अगर व्यास में दोगुना कर रहा हूं, है ना, तो 4 गुना प्रतिरोध घट जाएगा। अगर मैं अगर मैं अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना करता तो रेजिस्टेंस दोगुना घट जाता, ये बात आप जानते हो ना। तो कंडक्टर का अगर मैं व्यास दोगुना कर रहा हूँ ना, तो रेजिस्टेंस हमारा 4 गुना घट जाएगा। इस बात को आपको ध्यान देना है। ओके, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है भैया रंग कोडिंग विधि के माध्यम से आपको करना क्या है, प्रतिरोधक के प्रतिरोध की गणना करनी। ये आपके पास एक रेजिस्टेंस दे रखा है ना, इसका मान आपको बताना है। और मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, बीबी रॉय ग्रेट बैलेंस वेरी गुड वाइफ, है ना, बताई थी ना। तो आपको उस ट्रिक से बताना है, क्योंकि यहाँ पर रंग कोड आपके लिए दे रखे हैं, जैसे कि पहली स्ट्रिप का कलर कैसा है, रेड है, दूसरे का कैसा है, ब्लू है, तीसरे का ऑरेंज है, चौथे का सिल्वर है। सिल्वर जो लास्ट वाली हमारी होती है ना चौथी पट्टी, उसका मतलब होता है टॉलरेंस, है ना। टॉलरेंस से हम क्या कर सकते हैं भैया, एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, जैसे कि यहाँ पर मैं बताऊं तो देखिए सिल्वर है, गोल्डन होती तो उसकी +- 5 होती है ना। और हमारा जो सिल्वर है, सिल्वर की +-10 होती, कितनी होती है, +-10। तो +-10 देखिए, तो +-10 इसमें है और इसमें है, यानी ये वाले ऑप्शन तो वैसे ही कट गए, क्योंकि ये तो गोल्डन की होती है ना, +-5 तो हमारी गोल्डन की होती है। तो गोल्डन तो यहाँ है नहीं, सिल्वर है, यानी ए और डी तो हमारा वैसे ही कट गया ऑप्शन, है ना। बचा क्या, ये दोनों ऑप्शन बचे हैं, इनमें से एक राइट है। अब कौन सा राइट है, कैसे पहचानेंगे, मैंने आपको बताया था रेड है ना, रेड। रेड का क्या होता है, देखिए बी बी रॉय, देखिए बी बी रॉय, आर से आ रहा है ना रॉय। अब देखिए जीरो से स्टार्ट करते हैं, 0 1 2, 2 पर आ रहा है ना रेड, यानी आर का क्या हो गया, रेड का क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। तो 2 पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर रेड का 2 हो रहा था ना, तो यही आपका राइट आंसर होगा। मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया जो सिल्वर है उसकी टॉलरेंस +-10 होती है, तो 10 वाला ये था और ये था, है ना। और ये तो वैसे ही कट गए ऑप्शन, है ना, ये तो वैसे ही ऑप्शन कट गए। अब यहाँ पर बात करें ये आपका कैसे सही है, तो देखिए यहाँ पर 3 है, 3 से तो होता ही नहीं है ना, आपका जो है रेड का कितना होता है, 2 होता है। तो इस तरह से आप कर सकते हो। हम पूरा क्यों करें जब हमारा थोड़े से काम चल रहा है, तो है ना, ट्रिक लगानी है आपको, क्योंकि टाइम आपके लिए बहुत जरूरी है ना। अगर यहाँ पर आप टाइम बचा लेंगे तो आप दूसरे क्वेश्चन पर टाइम दे सकते हो। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर क्या है यहाँ पर राइट है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 26 × 10⁻³ ओम। क्लियर है, इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि भैया इसका जो है आपको बताना है कि इस पैमाने के साथ क्यों वर्गीकृत किया गया है, ओम मीटर को गैर रेखीय पैमाने के साथ वर्गीकृत क्यों किया गया है। तो देखिए भाई जाहिर सी बात है, जो हमारा करंट है प्रतिरोध के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है ना, R बराबर V/I। आपने पढ़ रखा है ना, R बराबर V/I। तो देखिए R क्या है, करंट के कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, यानी एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती है। अगर रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो करंट घटेगा, अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस घटेगा, है ना। ये होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी मैं कह सकता हूँ करंट जो है रेजिस्टेंस के, करंट जो है प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। इस तरह से आपको ये आंसर लगाना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है, फिर से एक रंग कोड वाला ऑप्शन आ गया, कह रहा है रंग कोड विधि से आप इस प्रतिरोध का मान बताइए, है ना।
तो काफी आसान है, मैंने आपको बताया बी बी रॉय वाली ट्रिक है ना। तो देखिए बी बी आर है ना, आर कितने पर है, 0 1 2, 2 पर आ रहा है, तो आर का कितना मान हो गया 2 है ना। अब देखिए यहाँ पर हमें दे रखा है गोल्ड है ना, गोल्ड दे रखा है ना, गोल्ड का कितना होता है +-5 होता है, कितना होता है +-5 टॉलरेंस होता है, किसका, गोल्ड का है ना। सिल्वर होता तो उसका +-10 होता है, लेकिन जो हमारा गोल्ड है उसका +-5 होता है। अब मैं इन दोनों चीजों से ही मैं पता लगा सकता हूँ ऑप्शन कौन सा होगा। सबसे मैं पहले मैं एलिमिनेशन मेथड लगाऊंगा +-5 से है ना। देखते हैं +-5 कहाँ है कहाँ नहीं है ना। देखिए +-10 है, ये कट जाएगा, ये भी कट जाएगा है ना। हमारे पास दो ऑप्शन है +-10 के, इन दोनों में से ही एक ना एक है, ये तो बात पक्की है ना, बिल्कुल पक्की है। अब यहाँ पर देखिए बी बी रॉय, मैंने आर का क्या निकाला था, 2 आया था है ना, तो आर का यहाँ पर 2 है, देख सकते हैं है ना। और यहाँ पर देखिए 3 दिखा रहा है, ये तो कट गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है, बड़े ही आसानी से आप राइट आंसर तक पहुंच सकते हो। क्लियर, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोधक के मान बढ़ता है तो प्रतिरोधक का नाम बताइए है ना। अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है ना। ऐसा किसके साथ होता है, ऐसा सेंसिस्टर के साथ होता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, सेंसिस्टर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है भैया सीरीज सर्किट में R2 पर वोल्टेज ड्रॉप बताइए, R2 पर वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा है ना। तो ये भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये देखिए 4 रेजिस्टेंस आपको सीरीज में दे रखे हैं ना, और चारों का योग कर लीजिए जिससे कि टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाए, वोल्टेज तो है ही। फिर आई निकाल लेंगे, आई निकालने के बाद आप वोल्टेज ड्रॉप निकाल सकते हो किस पर, R2 पर। कैसे निकालना है चलिए बताते हैं। देखिए 1000 है, 100 है, 1 मिनट, यहाँ पर आप देखेंगे 100 है, 200, 300, 400, यानी टोटल हमारा रेजिस्टेंस कितना आ गया, 1K, यानी 1000 आ गया है ना। और हमारा जो वोल्टेज दे रखा है कितना दे रखा है, 5 वोल्ट दे रखा है ना। आई हमें निकालना है, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर, आई बराबर क्या होता है, V अपॉन आर है ना। तो 5/1000 करेंगे है ना, इस तरह से आप निकाल लेंगे, सॉरी 50 है यहाँ पर है ना। 50/1000 करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा है ना, इस तरह से आप काटा पीटी करेंगे तो 1/20 आ जाएगा है ना, 1/20 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको करना क्या है, R2 पर निकालना है। तो R2 कैसे निकाल सकते हैं, जैसे R2 का मान क्या है, V बराबर आई आर होता है ना, V बराबर आई आर। तो V बराबर आई कितना है, आई आपका था 1/20 आया था है ना, 1/20 इंटू आर कितना है 200 है ना, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। एंड इस तरह से 1 मिनट, यहाँ पर V का मान मेरे पास दे रखा है ना। देखिए R का मान मेरे पास कितना आया था, 0 ये आपको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, 1 मिनट। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ अच्छे से, बाकी वीडियो बड़ी बन जाएगी, बाकी और कुछ रोल नहीं है यहाँ पर। तो देखिए एम्प्लॉयबिलिटी को हम थोड़ा फास्टली ले लेंगे, ये क्वेश्चन समझाना आपके लिए जरूरी है। तो देखिए यहाँ पर मेरे पास आर का मान कितना आया था, 1000। क्लियर है, और बी मेरे पास कितना है, 50 है। ठीक, आई का मान मैं निकाल सकता हूँ, आई बराबर क्या होता है, वी अपॉन आर बराबर वी अपॉन आई होता है। 1 मिनट दोबारा बताता हूँ, देखिए आर बराबर वी अपॉन आई होता है ना। तो आ, तो यहाँ पर मैं आई का मान निकाल रहा हूँ, आई बराबर वी अपॉन आर हो जाएगा ना, यही मैं आपको समझा रहा था। वी हमारे पास कितना है, 50 है, और आर हमारे पास कितना है, 1000 है। एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा है ना, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 1/20 आ गया ना, 1/20 आ गया ना, 1/20 हो गया। ठीक, 1/20 को हम क्या लिख सकते हैं, आप इसे काटा पीटी करेंगे तो और इजी हो जाएगा। देखिए इस तरह से पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे है ना, जीरो बढ़ाया, जीरो बढ़ाया है ना। तो इसे आप काटेंगे कितनी बार में कटेगा, 2 बार में कट जाएगा है ना। 20 पंजे 100 होता है, 1 मिनट, 5 से कटेगा 100 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, तो 0.05 आ गया है ना, 0.05 आ गया क्या, आई का मान, आई का मान कितना आ गया, 0.05 आ गया है ना। अब यहाँ पर हमें वोल्टेज ड्रॉप निकालना है R2 पर। तो V बराबर क्या होता है, आई आर होता है, आई का मान 0.05 इंटू 200 है ना, 200 है। अब देखिए पॉइंट हटाया, जीरो बढ़ाया, तो 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पर मेरा आंसर कितना आ गया, 10 वोल्ट है ना, क्या आ गया, 10 वोल्ट आ गया। तो देखिए 10 वोल्ट है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, 10 वोल्ट। क्लियर है, समझ में आया। देखिए हो सकता है आपके समझ में ना आया, क्योंकि स्पेस इतना नहीं होता है, ये जो सॉफ्टवेयर मैं आप पढ़ा रहा हूँ ना, इस पे इतनी ज्यादा स्पेस नहीं है कि एक न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाए। बाकी मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया हो, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, वीडियो ज्यादा बड़ी नहीं बनाएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि
1 ओम से 1 मेगा ओम रेंज के प्रतिरोध को मापने के लिए किस विधि का इस्तेमाल करेंगे? तो मैंने आपको बताया था जो व्हीटस्टोन ब्रिज है ना, यही आपका 1 ओम से 1 मेगा ओम तक के रेजिस्टेंस को माप सकता है और एक्यूरेट मापता है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है श्रेणी प्रकार के ओम मीटर में प्रयुक्त शंट जो रेजिस्टेंस है R2, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य मैंने आपको बताया था, ये करता क्या है, ये जो आपका पॉइंटर है ना, पॉइंटर को शून्य स्थिति में समायोजित करने की कोशिश करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, जो कि आपसे कह रहा है कौन सी विद्युत राशि किसी चालक के में ऊष्मा उत्पन्न करने का कारण बनती है? तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, ऊष्मा उत्पन्न करने की बात कर रहे हैं ना, तो H का फॉर्मूला क्या होता है, हीट का फॉर्मूला क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी। क्या होता है, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, ये आपका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें ना, तो देखिए आपका क्या क्या कारण बन रहा है ऊष्मा उत्पन्न करने का, एक आई स्क्वायर धारा का वर्ग है ना, और आर प्रतिरोध, और टी जो आपका टेम्परेचर है। तो यहाँ पर देखिए वोल्टेज, वोल्टेज तो आपका ये तो नहीं होगा है ना, प्रतिरोध का वर्ग, अगर यहाँ पर सिर्फ प्रतिरोध होता तो ये हो जाता प्रतिरोध का वर्ग नहीं है ना, वोल्टेज का वर्ग भी नहीं है, धारा का वर्ग है, तो ऑप्शन नंबर बी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो देखिए आई, ये एच किसके समानुपाती है, आई स्क्वायर के है ना, तो यानी हीट जो जनरेट करने का जो कारण है वो क्या है, आई स्क्वायर धारा का वर्ग है ना, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, यदि चालक का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध के मान पर क्या परिवर्तन होगा? मैंने आपको बताया था अगर व्यास दोगुना करेगा ना तो 4 गुना रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर बात कर रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है ना, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना कर रहा है, 2 गुना, तो आपका रेजिस्टेंस भी 2 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने भैया फॉर्मूला पढ़ रखा है, R बराबर रो एल अपॉन ए, फॉर्मूला पढ़ रखा है ना। तो यहाँ पर देखिए ये हम जो है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 2 गुना कर रहे हैं, तो भाई जाहिर सी बात है आपका 2 गुना ये घट जाएगा है ना, अगर इसे बढ़ा रहे हैं 2 गुना तो ये आपका घट जाएगा, सिंपल सी बात। तो देखिए 2 गुना डिक्रीज 2 टाइम, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 2 गुना घट जाएगा। हिंदी में भी आपको दिखा देते हैं, तो देखिए 2 गुना घटता है, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी ही राइट है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि यदि प्रकाश की तीव्रता बढ़ाई जाती है तो आश्रित प्रतिरोध, जिसे हम एलडीआर कहते हैं है ना, एलडीआर जिसकी फुल फॉर्म होती है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर है ना, कह रहा है इसके मान पर क्या प्रतिरोध, इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा है ना। तो भाई जाहिर सी बात है एलडीआर क्या काम करता है, ज्यादा रोशनी होती है तो क्या करता है, प्रतिरोध को घटा लेता है ना, ज्यादा रोशनी होती है तो क्या करता है, प्रतिरोध को घटा लेता है। एक मिनट, यहाँ पर कुछ गलत तो नहीं बोला मैंने, एक बार समझते हैं। देखिए जो एलडीआर होता है ना, अगर मैं लाइट की तीव्रता बढ़ा रहा हूँ है ना, प्रकाश की तीव्रता बढ़ा रहा हूँ है ना, तो करंट जो रेजिस्टेंस होगा क्या बढ़ेगा है ना, बढ़ेगा। अगर मैंने घटता घटेगा बोल दिया तो माफ कीजिएगा, यहाँ पर जो है घटेगा है ना, जो अगर मैं बढ़ेगा, अगर मैंने लाइट की तीव्र, यहाँ पर लाइट की प्रकाश की बात हो रही है, सनलाइट है उसकी बात हो रही है, अगर सनलाइट ज्यादा होगी है ना, तो जो आपका रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस है वो बढ़ेगा है ना, बढ़ेगा। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बाकी कुछ गलती हुई हो तो मैं देख लूंगा एक बार है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है सर्किट में कुल कैपेसिटेंस कितना है, तो आपको ये बताना है। ये भी न्यूमेरिकल काफी आसान है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले आपको देखना है जो हमारे कैपेसिटर हैं किस क्रम में लगे हुए हैं, तो श्रेणी क्रम में लगे हुए हैं, साफ दिख रहा है ना। तो आपको करना क्या है, फॉर्मूले लगा देना है, क्या होता है 1/ct बराबर 1/C1 होता है ना, 1/30 हो जाएगा, 1/10 हो जाएगा है ना, 1/30 हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हो, एलसीएम वगैरह लेंगे, सॉल्व करेंगे तो कर लेना। इसका राइट आंसर आपका लगभग लगभग 6 माइक्रोफैरड आएगा है ना, कर ही लेना, कर लेंगे आप, मुझे उम्मीद है। बाकी काफी आसान न्यूमेरिकल है। इसके बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पानी की विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है। मैंने आपको बताया था ना पानी की विशिष्ट ऊष्मा है, इसका मान 1 होता है, कितना होता है, 1 होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा है ना, 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पानी का क्वथनांक, एक मिनट, पानी का क्वथनांक कितना होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। जो पानी है वो बॉईल कब होने लगता है ना, कब खौलने लगता है, कब उबलने लगता है, तो मैंने आपको बताया था 100 डिग्री सेल्सियस है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी है ना, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है एक वर्ग है ना, एक वर्ग की भुजा जो है कितनी है, 625 है ना, तो उसका क्षेत्रफल बताना। एक मिनट, एक वर्ग की भुजा क्या होगी अगर उसका क्षेत्रफल 625 मिमी स्क्वायर है ना। तो मैंने आपको बताया था जो
क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है ना, भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर जिसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है कितना 625 है ना, भुजा स्क्वायर बराबर 625। अब भुजा आपको निकालनी है तो भुजा बराबर क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर बराबर कुछ सट जाएगा तो अंडर रूट हो जाएगा, और 625 का अंडर रूट आप जानते होंगे क्या होता है, 25 होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है एक आयत का परिमाण क्या होगा अगर उसकी जो है लंबाई और चौड़ाई इतनी है ना। देखिए आयत का मतलब क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर है। मान लीजिए ये 20 है और ये 18 है। अब अगर ये 20 है तो ये भी 20 होगी, आमने सामने की है ना, बराबर होती है। ये 18 है तो ये भी 18 होगा। अब जो आयत का परिमाण होता है ना, वो कैसे निकलता है भैया, सबको जोड़ देना है ना, सबको जोड़ देना है आपस में। तो 20 और 20 40 हो जाएगा, 18 और 18 36 हो जाएगा, 40 और 36 कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होता है। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट ऑर्डर लीवर का कौन सा उदाहरण है। मैंने आपको बता रखा है जो कैंची होती है, सीजर्स का पेयर होता है ना, ये आपका किसका उदाहरण है, ये आपका फर्स्ट ऑर्डर लीवर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि विच इज एग्जाम्पल ऑफ सेकेंड ऑर्डर लीवर, यानी जो सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है वो कौन सा है ना, द्वितीय ऑर्डर लीवर का उदाहरण कौन सा है। मैंने आपको बताया था जो बोतल ओपनर होता है ना, ये आपका सेकेंड ऑर्डर में आता है ना, सेकेंड ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि हमसे कह रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये उपकरण का नाम बताना है, और मैंने आपको बता रखा है क्या है, ये ट्राई स्क्वायर है। क्या है, ट्राई स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि इस उपकरण का नाम बताइए। ये उपकरण भी कहीं ना कहीं आपने देख रखा होगा, इसका नाम क्या होता है, ये हैमर है। हैमर कौन सा है ये आपको बताना है ना। देखिए मैंने आपको बताया था हैमर की पहचान कैसे करते हैं, इस वाले पॉइंट को देखकर है ना, टॉप वाला, तो ये बॉल की तरह लग रहा है, तो ये कौन सा पिन हैमर हो जाएगा, बॉल पिन हैमर। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखते हैं। ये उपकरण है ना, कह रहा है भैया इस उपकरण का नाम बताइए। अब बताइए इस उपकरण को भी आपने नहीं देखा है, देखा होगा। इसे हम क्या कहते हैं भाई, इसे हम कहते हैं कटिंग प्लायर। क्या कहते हैं, कटिंग प्लायर कहते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। डबल कटिंग कतरी ये डबल कटिंग शेयर नहीं है ना, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं ना, ये भी हथौड़ा होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ये लकड़ी का हथौड़ा होता है ना। ये कहाँ इस्तेमाल करते हैं, जहां पर हम चोट भी मारे और निशान भी न पड़े, है ना। तो ये आपका होता है मैलेट, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं, मैलेट कहते हैं। और मुंगरी है ना, मुंगरी के नाम से इसे जाना जाता है ना, लकड़ी का हथौड़ा। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लकड़ी का हथौड़ा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इसका आपको नाम बताना है। ये क्या है, तो मैंने आपको बताया है ये क्लोज में भी आता है और ओपन में भी आता है ना। ओपन है तो ओपन एंडेड स्पैनर, क्लोज में है तो क्लोज एंडेड स्पैनर, है ना। ये ओपन में है तो ओपन का ओपन एंड स्पैनर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो कि आपसे कह रहा है, मानक के अनुसार सर्कल में कौन सा जो ड्राइंग आयाम है वो सही तरह से चिन्हित है, ये आपको बताना। मैंने आपको बताया जो आपका वृत्त होता है उसके कभी भी सेंटर लाइन पे हम डायमेंशन नहीं दिखाते, ये वाला और ये वाले पे हम कभी नहीं दिखाए। ऐसा हो रहा है तो ये भी नहीं होगा, है ना। इसके बाद देखेंगे तो ये भी जो है ड्राइंग सेंटर लाइन पे दिखा रहा है, ये भी नहीं होगा। इसके बाद ये आप देखेंगे ना, तो इस पे आप देखिए ये सही हो सकता था लेकिन सही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए सेंटर लाइन पे नहीं दिखाया, बहुत अच्छी बात है ना, लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो 550 लिख रहा है। 550 का मतलब क्या होता है, पाई का मतलब होता है व्यास, है ना, और आर का मतलब होता है त्रिज्या। अब भाई ये त्रिज्या दिखा रहा है और बोल रहा है व्यास, है ना, तो ये तो गलत हो गया ना, तो इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता। आपका राइट आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक मिनट, ऑप्शन नंबर बी है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है, जो कि आपसे कह रहा है कि देखिए सेंटर लाइन पे भी नहीं दिखाया है, प्लस इसने जो है पाई लिखा है, यानी व्यास दिखा रहा है, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा इम्प्लॉयबिलिटी यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एंड यहाँ से इम्प्लॉयबिलिटी स्टार्ट हो गई, थोड़ी सी फास्टली लेंगे क्योंकि इम्प्लॉयबिलिटी मैंने आपको पूरी पढ़ा रखी है ना। तो देखिए जो यहाँ पर हमसे बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छा कार्यालय शिष्टाचार है। मैंने आपको बताया था ऑफिस वगैरह में जाएंगे तो आपको एक फॉर्मल ड्रेस अच्छी सी पहन कर जानी चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि गले में चेन है और जा रहे हैं शॉर्ट्स पहनकर, तो ऐसा आपको नहीं करना है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, औपचारिक पोशाक आपको पहनना। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है वह शब्द जो किसी दूसरे शब्द के समान होता है और उसका अर्थ भिन्न होता है ना। तो ये भी मैंने आपको बता रखा है। उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम होमोफोन कहते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँ तो RIGHT, राइट, और WRIT, ये भी राइट है, ये भी राइट है। पढ़ने में दोनों समान है लेकिन अर्थ दोनों का अलग अलग है। इस वाले राइट का मतलब क्या होता है, सही, है ना, और इस वाले सही राइट का मतलब होता है लिखना। समझ में आया? यानी पढ़ने में दोनों सेम है लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग है। तो ये हमारा होमोफोन होता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि भाई मुझे अंग्रेजी सीखने में क्या मदद कर सकता है ना। अगर मैं अंग्रेजी सीखना चाहता हूँ तो मुझे क्या मदद कर सकता है? भाई डेडिकेशन, है ना, डेडिकेशन आपको जो है मदद करेगा इंग्लिश सीखने में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और डेडिकेशन तो हर काम में है ना, जो भी आप करना चाहते हो ना उसमें मदद करता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित वाक्य में विराम चिन्ह का उपयोग किया जाना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कौन सा विराम चिन्ह लगेगा ये आपको बताना है। सबसे पहली बात, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस शुरू हो रहा है, इज देयर एनी साइट इंजीनियर हियर, यानी इज, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, यानी ये क्या है, प्रश्नवाचक शब्द है, यानी प्रश्नवाचक वाक्य है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, ये मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, है ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, इंट्रोगेटिव का साइन आएगा, है ना। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव आएगा। क्लियर है? यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाना चाहिए। देखिए वाक्य के शुरू में भी करते हैं, व्यक्ति के नाम में भी करते हैं, स्थान के नाम में भी करते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर डी जाएगा, है ना, उपरोक्त सभी। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है ना। तो वर्णात्मक शब्द कौन सा है, चलिए देखते हैं। तो देखिए वर्णात्मक शब्द कैसे कैसे हैं, सबसे पहले ये समझिए, डिस्क्रिप्टिव, है ना, यानी को वो किसी की विशेषता बताए, है ना। देखिए गरम, गरम एक ऐसा शब्द है जो किसी न किसी की विशेषता बताता है। जैसे चाय हो गया, खाना हो गया, है ना। तो चाय गरम होगी या ठंडी होगी, खाना गरम होगा या ठंडा होगा। तो ये गरम जो है ना वो विशेषता बता रहा है, किसकी, चाय की या फिर खाने की, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपका डिस्क्रिप्टिव वर्ड है, यानी विशेषण है ना। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, जब कोई थैंक यू बोलता है, धन्यवाद कहता है ना, तो आपको जवाब क्या देना चाहिए। भाई जाहिर सी बात है आपने ये बोला होगा, अगर आपसे कोई थैंक यू बोलता है तो आप यू आर वेलकम कहते हो, है ना, यू आर वेलकम। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? यू आर वेलकम। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि ऑड शब्द को चुनना है, विषम शब्द क्या है। देखिए इसमें जो है आपको ध्यान से देखना है। तो देखिए कहीं ना कहीं प्लीज, सॉरी, थैंक्स, ये मिलते जुलते शब्द है ना। प्लीज, सॉरी, थैंक्स, ये मिलते जुलते शब्द है। लेकिन पेपर का यहाँ पर क्या ही मतलब है ना, पेपर जो पेज होता है ना उसका क्या ही रोल है यहाँ पे। तो ये आपका ऑड वर्ड हो जाएगा, है ना, जो कि विषम शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है मैं वेल्डर हूँ तो मैं किसके साथ काम करूँ। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं वेल्डर हूँ तो नेल पॉलिश, रोबोट, इनके साथ थोड़ी काम करूंगा, है ना। मैं वेल्डिंग टूल्स के साथ काम करूंगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर मैं इलेक्ट्रीशियन हूँ तो मैं इलेक्ट्रीशियन टूल के साथ काम करूंगा, है ना। बड़े ही कॉमन प्रश्न पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है आज का मौसम होने जा रहा है ना, आज का मौसम होने जा रहा है। आपने कहते सुना है कि आज का मौसम होपफुल होने जा रहा है, आशापूर्ण होने जा रहा है, ऐसा नहीं सुना होगा ना, तो ये तो आपका नहीं होगा। नेक्स्ट हम ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए आज का मौसम गर्म होने जा रहा है, ये आपने सुना होगा कहते हुए, है ना। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अब देखिए नीला, नीला तो आसमान होता है ना, मौसम तो नहीं होता है ना। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट है। मौसम गर्म होगा या ठंडा होगा, दो ही चीजें हो सकती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि जब, जो वैन होता है ना, यानी जब, ये किसको दर्शाता है, स्थान को, चीज को, व्यक्ति को, नहीं, ये जो है किसे दर्शाता है, ये समय को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आपने गाना सुना होगा, है ना, आपने एक गाना सुना होगा जब हम जवां होंगे, है ना, सुना है ना। तो उसमें क्या है भाई, जब की बात हो रही है, यानी कहीं कभी ना कभी तो वो जवां होंगे ना। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, यानी टाइम की बात हो रही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ मजा आता है। तो राहुल को अपने पालतू कुत्ते के साथ क्या करने में मजा आएगा। अब वो पढ़ तो सकता नहीं कि वो अपने डॉग के साथ क्या करेगा, एम्प्लॉयबिलिटी पढ़ लेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। वो खेलने में ही मजा ले पाएगा, है ना। तो राहुल को अपने कुत्ते के साथ खेलने में मजा आता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हमारे व्यक्तित्व का स्पष्ट विचार और ताकत, कमजोरियां, है ना, विचार, प्रेरणा, मूल्य आदि को सहित उसे क्या कहा जाता है। तो ध्यान देंगे, ये सारी की सारी चीजें ना सेल्फ अवेयरनेस कराती है ना,
सेल्फ अवेयरनेस यानी आत्म जागरूकता। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति के रूप में आपके पास मौजूद क्षमताएं, गुण और जीवन में करियर अच्छे करने के ऑप्शन, तो उसे आप क्या कहेंगे, है ना, उसे आप क्या कहेंगे? तो वो आपकी क्या है? पर्सनल स्ट्रेंथ है। क्या है? पर्सनल स्ट्रेंथ है, व्यक्तिगत ताकत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसे गुण जिन्हें नकारात्मक माना जाता है और जिन पर हमें काम करने की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है ना, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? तो देखिए, ये जो आप कमजोरियां हैं, पर्सनल कमजोरी जो कहते हैं ना, पर्सनल वीकनेस है ना, जो आपके अंदर वीकनेस है उन पर आपको काम करना है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि व्यक्तिगत कमजोरियों का कौन सा उदाहरण है? व्यक्तिगत कमजोरियों का कौन सा उदाहरण है? तो आलसी होना, है ना, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। लेजी होना ये व्यक्तिगत कमजोरी होती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, गोल्स कितने प्रकार के होते हैं? मैंने आपको बताया था, लक्ष्य जो होते हैं दो तरह के होते हैं ना, एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म, है ना। दीर्घकालिक और अल्पकालिक होते हैं, यानी एक लॉन्ग टर्म होगा और एक शॉर्ट टर्म होगा, है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल भी आपको बताया था। जैसे आप आईटीआई की तैयारी कर रहे हो, आईटीआई का एग्जाम देंगे एंड इसके बाद आपका रिजल्ट आएगा, आपका कुछ ना कुछ टारगेट होगा कि मैं 95 प्लस लाऊंगा, है ना, मैं 85 प्लस लाऊंगा, कुछ ना कुछ टारगेट होगा, है ना। तो ये आपका क्या है? गोल है, और ये गोल शॉर्ट टर्म है। शॉर्ट टर्म क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि इसको जो है 1 से 2 महीने ही लगे, है ना। अब आप अभी तैयारी कर रहे हो एंड सितंबर में आपका रिजल्ट आ जाएगा, है ना। तो ये क्या है? शॉर्ट टर्म गोल हो। अब लॉन्ग टर्म गोल किसे कहेंगे? जैसे मान लीजिए आपका सपना होगा कि मैं घर बनाऊंगा बड़ा सा, है ना, कार लूंगा, ये आपके सपने होंगे, तो ये आपका क्या है? ये भी एक गोल है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म गोल है, क्योंकि इसमें आपको 1 साल भी लग सकती है, 2 साल भी लग सकती है ना, तो ये आपका लॉन्ग टर्म गोल हो जाएगा। क्लियर है? तो गोल आपके दो तरह के होते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, मोटिवेशन कितने तरह की होती है? तो वो भी दो तरह की होती है, एक आंतरिक और एक बाह्य, है ना। आंतरिक मतलब जो अंदर से मोटिवेशन आती है, और बाहरी मतलब जो बाहर से कोई मोटिवेट करता है, जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुनते हो, है ना, तो बाहर से मोटिवेशन होती है। इसके बाद हमसे पूछ रहा है स्ट्रेस, है ना। स्ट्रेस क्या है? तनाव क्या है? तो मैंने आपको बताया था, तनाव क्या है? निराशा और निराशा की भावना होती है। क्या होती है? निराशा और निराशा की भावना होती है स्ट्रेस। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन कह रहा है, अच्छे तनाव का संकेत कौन सा है ना, इनमें से अच्छा तनाव। अब देखिए, स्ट्रेस भी दो तरह के होते हैं, एक गुड स्ट्रेस होता है और एक बैड स्ट्रेस होता है ना। यानी एक अच्छी टेंशन होती है और एक बुरी टेंशन होती है। अच्छी टेंशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर, अच्छे तनाव की बात कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो है, यह आपको लक्ष्य को पीछे करने से रोकता है, ऐसा नहीं है। ये आपको खुद पर शक करता है, ऐसा भी नहीं है। ये लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी, बिल्कुल यही आपका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। क्योंकि इससे क्या होता है? देखिए, अच्छा तनाव क्या है? जैसे आपका आईटीआई का रिजल्ट आएगा ना, तो उस टाइम पर आप थोड़े थोड़े खुश भी होंगे और थोड़े थोड़े डरे हुए भी होंगे, है ना, कि कैसा रिजल्ट आएगा, है ना, कितने मार्क्स आएंगे वगैरह वगैरह। तो वहां पर आपकी जो है थोड़ी थोड़ी खुशी भी होगी और थोड़ा थोड़ा आप डरे हुए भी होंगे। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें जो है लंबे समय तक तनाव और नींद की कमी नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है और उसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेस बस्टर कहते हैं। तो कह रहा है, इनमें से कौन सी एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? तो भाई देखिए, टाइम पर बिस्तर जाना, संगीत सुनना, है ना, बागवानी करना। इसके बाद आपका नेक्स्ट ऑप्शन होगा बागवानी करना। तो ये आपकी तीनों क्या है? स्ट्रेस बस्टर है, क्योंकि ये सारी चीजें करेंगे तो आपकी टेंशन खत्म होगी, कम होगी, है ना। लेकिन अगर आप किसी प्रॉब्लम के बारे में बार बार सोचते रहेंगे, है ना, तो ऐसे में आपका क्या होगा? और स्ट्रेस बढ़ेगा, कम नहीं होगा, है ना। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कह रहा है, माइंडफुलनेस क्या है ना, माइंडफुलनेस क्या है? तो मैंने आपको बताया था, जो माइंडफुलनेस है वो एक पल में पूरी तरह से उपस्थित होने की क्षमता है ना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, तनाव के बारे में निम्नलिखित में से सही क्या है? तो देखिए, स्ट्रेस को हम मैनेज कर सकते हैं, है ना। स्ट्रेस को हम क्या कर सकते हैं? मैनेज कर सकते हैं, तनाव को प्रबंधित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाए। इसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमसे कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य विवरण सत्य है? ये आपको बताना है कौन सा इसमें से सही बात है ना। देखिए, निम्नलिखित किसी भी समस्या का समाधान केवल और केवल विशेषज्ञ ही कर सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। ऐसा जरूरी नहीं कि किसी काम को एक्सपर्ट ही करेगा, है ना, बिगिनर नहीं कर सकता, ये तो गलत बात है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इसके बाद कह रहा है कि आप जितनी अधिक समस्याओं का समाधान करेंगे, उतने ही ज्यादा आप समस्या सुलझाने में बेहतर होते जाएंगे। ये तो बात बिल्कुल सही है ना।
यानी आप किसी काम को अगर लगातार करते हो, कंसिस्टेंसी के साथ करते रहते हो, है ना, तो आप एक टाइम पर उस काम करने में परफेक्ट हो जाएंगे, है ना। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, आपने सुना होगा ना। तो वही बात है, अगर आप किसी चीज को बार बार करते रहते हो, तो एक टाइम ऐसा आता है कि आप उस चीज में परफेक्ट हो जाते हो। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही कह रहा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारी इस वीडियो का, जो कि हमसे कह रहा है कि निर्णय लेते समय हमें किस पर विचार करना चाहिए। तो भाई जाहिर सी बात है, मैंने आपको बताया था, अगर आप निर्णय ले रहे हो, डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, तो वहां पर आपको अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर, यानी अपनी पर्सनल प्रायोरिटीज पर ध्यान देना है ना। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, कह रहा है SWOT, SWOT का पूर्ण रूप क्या होता है, ये आपको बताना है। SWOT मैंने आपको इसकी फुल फॉर्म बताई थी, क्या होती है। एस से होता है स्ट्रेंथ, W से वीकनेस, O से अपॉर्चुनिटी, T से थ्रेट, है ना। ये आपका होता है SWOT की फुल फॉर्म। देखते हैं कहां पर है। देखिए, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको करना है। क्लियर है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आपने देखा आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको टॉप के 75 एमसीक्यूज बताए हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सीबीटी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपके 75 में से कितने क्वेश्चन सही थे और कितने गलत थे, है ना। जेन्युइन बताना है, ऐसा नहीं कि आप झूठ बोल रहे हो कि 75 में से 70 सही है मेरे, है ना। तो आपको सही बताना है, जितने भी सही हैं। अगर 75 सही है तो 75 बताइएगा, अगर 60 सही है तो 60 बताइएगा। जितना भी आपका स्कोर है वो मुझे आप कमेंट में बताइए, और एक प्यार सा कमेंट करिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ता हूँ एंड रिप्लाई भी करता हूँ। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। और मैंने आपको बता दिया, अगर आप पिछली क्लासेस को देखना चाहते हो तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप चैनल पर जाएंगे तो वहां पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। ओके। एंड जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वहां पर आप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पर मैंने काफी सारी पीडीएफ आपके लिए फ्री में अवेलेबल करा रखी है, वहां से जाकर डाउनलोड कर लेना एंड अपनी पढ़ाई करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।